तो बच्चों हम एक्चुअल में यहाँ पे थे, लैक्टोज़ का जो पार्ट था वो हम देख रहे थे। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए वो बंद कर दिया था। फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। अभी लैक्टोज़ जो है, पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड मैंने आपको समझा दिए थे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं यहाँ पे। एक तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। एक बार वो रिवाइज़ कर देती हूँ। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 में सिर्फ डिफरेंस मिलेगा, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे सेम मिलेगा। बट ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये जो दो है उनको डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है, एपीमर्स भी उनको कहा जाता है। वो क्या है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस वो क्या होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। सो यहाँ पे जो ये कार्बन नंबर 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 4 जो है, वहाँ पे अगर OH की पोजीशन आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करो, OH की पोजीशन जैसे ही आप ऑब्ज़र्व करोगे आपको खुद को समझ में आएगा कि ग्लूकोज में 4th नंबर वाले कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में है, और गैलेक्टोज में 4th वाला जो कार्बन है उसमें OH ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड में है। इतना सिंपल तरीके से आपको देखना है, बिकॉज गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अभी तक आपने देखा नहीं था। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखा नहीं है, वहाँ पे आपने ग्लूकोज देखा है, फ्रक्टोज देखा है, मोनोसैकेराइड्स की मैं बात कर रही हूँ। बट व्हेन यू कम टू गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिया है। सो यहाँ पे ये एपीमर्स है, डायस्टीरियोमर्स है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर said to be have a non superimposable mirror images का इम्प्रेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। बिकॉज अगर कार्बन नंबर 4 के OH ग्रुप में अगर चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये इम्पोजेबल हो जाते, तो ये सुपर इम्पोजेबल वहाँ पे हो सकते थे, सुपर इम्पोज कर सकते थे एक दूसरे को। बट कार्बन नंबर 4 का जो OH ग्रुप है उसमें चेंज मिल रहा है, इसलिए ये दोनों भी स्ट्रक्चर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहलाएंगे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट मैंने आपको कुछ कहा था ऐसे कि यहाँ पे लैक्टोज इज़ नोन एज अ मिल्क शुगर। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से याद रखो। लैक्टोज यहाँ पे मिल्क शुगर उसको कहा जाता है। कैसे है लैक्टोज का फॉर्मेशन, कैसे होगा, C1 कार्बन नंबर 1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज। अब ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आपके पास है और पायरेन ही बेस लिया है। सो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बना सकते हो कि गैलेक्टोपायरेनोज का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, वो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू हैव अ इन्फॉर्मेशन कि पहले फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाओगे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 को अटैच करना है थ्रू O, ऑक्सीजन लिंक से अटैच करना है। देन हैवत प्रोजेक्शन उसका प्रिपेयर करना है, पायरेन का बेस लेके वहाँ पे प्रिपेयर करना है। दैट्स इट, इतना आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपको दिखाई देगा। कार्बन नंबर 1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ बीटा डी यहाँ पे ग्लूकोपायरेनोज, मतलब अगेन 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट है, ये है रिड्यूसिंग शुगर। बहुत बार मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ आप लोगों को कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं उनके बारे में काफ़ी हिंट्स मैं दे चुकी हूँ कि कैसे आपको वो याद रखना है। रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर में पहले ही मैंने बताया है कि एक तो कार्बन ऐसा होना चाहिए कि जो कार्बन OH से भी अटैच है, जो कार्बन हाइड्रोजन से भी अटैच है, और जो कार्बन ईथर लिंक भी वहाँ पे दिखा रहा है। अगर ऐसा कार्बन आपके स्ट्रक्चर में आपको मिल जाता है, स्ट्रक्चर ओवरऑल ऑब्जर्व करो, वेदर इट मे बी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राई, पॉली, डजेंट मैटर, बट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करो। स्ट्रक्चर में अगर ऐसा एक भी कार्बन आपको मिलता है कि जो ईथर लिंक से भी जुड़ा हुआ है, वही कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है और वही कार्बन OH ग्रुप से जुड़ा है, तो उस पर्टिकुलर शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। बट अब इन दिस केस, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको दिखा रही हूँ बिकॉज इतना सारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखो कि
बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज का ये जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 1 देखो आप, ये OH से भी अटैच है, हाइड्रोजन से भी अटैच है, और इधर ये ईथर लिंक भी आपको दिखाई दे रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ऐसा कार्बन अगर आपके पूरे स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा तो वो शुगर को क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। एंड दैट पर्टिकुलर शुगर is nothing but reduced by failing solution, Tollens reagent, etc. It is very very important. Now look to the structure of actual में structure आपको देखना है लैक्टोज का। लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बना है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि कार्बन नंबर 1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, इनकी 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जो है, इससे वहाँ पे आपको लैक्टोज का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वो फर्स्ट कार्बन वहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज का है बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज का। और ये फोर्थ कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज का है। यहाँ पे 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे भी जो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर है वो कैसे था, आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर की तरफ था, बट ऐसे होता नहीं है, वो स्ट्रक्चर ऐसे फ्लिप हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे फ्लिप हुआ है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, आप बोलो कि मैम ये तो स्ट्रक्चर गलत है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज का, बिकॉज ईथर लिंक जो हमने देखी थी वो ईथर लिंक वहाँ पे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे होनी चाहिए थी। यस ये है, बट यहाँ पे जब वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब यहाँ पे ग्लाइकोसाइड लिंक फॉर्म होती है, तो उस वक्त वो जो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज है वो स्ट्रक्चर फ्लिप हो जाता है। और स्ट्रक्चर जैसे वहाँ पे फ्लिप होगा, ठीक है, तो नीचे के सब्स्टिट्यूएंट्स ऊपर आ जाते, ऊपर के सब्स्टिट्यूएंट्स नीचे आ जाते। ये पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है बच्चों आप लोगों को। आपको स्ट्रक्चर अब निकालने नहीं है तो टेंशन नहीं है, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू से दैट कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी जो है, वो कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा सिंप्लिसिटी में लाने की कोशिश में यहाँ पे कर रही हूँ। कुछ भी नहीं होता यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमारा था बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऊपर आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लिंक मिलता था, वो ऐसे हुआ है। तो क्या होगा आपको पता है कि पूरे जो बॉन्ड्स है वो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गए, जो ऊपर में कंस्टिट्यूएंट्स थे वो नीचे गए क्योंकि ऐसे हुआ ना वो स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वो याद रखना होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में याद रखना ही पड़ेगा आपको कि वहाँ पे कौन से 2 यूनिट्स आपको मिल रहे हैं। जैसे सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज में कौन कौन से यूनिट्स आपको मिलते हैं, दिया है वहाँ पे। सुक्रोज में आपको अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये 2 यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे C1C2 लिंक है, मतलब C1C2 में ग्लाइकोसाइड लिंक वहाँ पे फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, और यहाँ भी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, इसमें 1,4 लिंकेज आपको दिखाई दे रही है। अगर आगे देखा जाए सेलोबायोज में, तो सेलोबायोज में सेम मिल रहा है आपको बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। अगेन यू हैव अ 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। एंड लास्ट में ये जो हमने देखा है लैक्टोज के बारे में, यहाँ पे कंप्लीशन मैंने किया नहीं है, जस्ट टू शो दैट कि 1,4 यहाँ पे बीटा लिंक आपको मिल रहे हैं। सो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आपको याद रखना है कि डाइसैकेराइड्स जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होने पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो हाइड्रोलिसिस में आपको एक पॉइंट में बता रही हूँ जो याद रखना होगा। जैसे हमने यहाँ पे माल्टोज की बात की थी, सेलोबायोज की बात की थी, तो माल्टोज कैसे मिलता है आपको, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से। सेलोबायोज कैसे मिलता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज। अब स्टार्च, सेल्यूलोज ये क्या है, दीज आर पॉलीसैकेराइड्स, दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स, उनको नेचुरल पॉलीमर्स वहाँ पे कहा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट डाइसैकेराइड। होपफुली आपके समझ में आया होगा। और बायोमोलिक्यूल्स का
एक वहाँ पे एक तरीके से मैं बोल रही हूँ कि असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट में आपको भेजूँगी। बायोमोलिक्यूल का है टिपिकल वो क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें से जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उतने सॉल्व करो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में जो शीट मैं आपको भेज रही हूँ हो सकता है कि वहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट ना हो, मतलब उतना ज़रूरी भी नहीं है वो, बट ठीक है वो शीट में वो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करो। सो वहाँ पे आंसर की जो होगी वो 1-2 दिन के अंदर आपको आंसर की भी वहाँ पे मिलेगी। अब आप बोले कि बायोमोलिक्यूल्स का ही क्यों दे रहे हो, अल्कोहल, फिनॉल जो है, ईथर, वो तो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है बेटा। आप लोगों के पास ऑलरेडी इतने सारे DPPs, असाइनमेंट्स, क्लास वर्क्स है, ठीक है, वो असाइनमेंट, वो क्लास वर्क पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। और एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये जो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक के नीचे सम MCQs उन्होंने दिए हुए रहते MCQs भी बहुत अच्छे से करो। टेक्स्ट बुक के नीचे जो वहाँ पे एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के वहाँ पे जो कुछ MCQ भी दिए हुए रहते हैं, तो वो भी MCQ वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से करो। और जो DPPs है, जो असाइनमेंट्स, क्लास वर्क है, उसको फिर से एक बार रिफ़्रेश करो, वो हमें आ रहा है या नहीं वो देखो, रादर देन डिमांडिंग फॉर द न्यू DPPs एंड ऑल। आपका पहले चैप्टर क्लियर करो। चैप्टर क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो DPP है बाय सैटरडे वो आपको वहाँ पे मैं दे दूँगी। आपको एक दिन वहाँ पे मिलेगा संडे का। संडे मत दो, मंडे भी मत दो, ट्यूसडे मैं आपको उसकी आंसर की क्या करूँगी, दे दूँगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं बच्चों, तो उसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि पॉलीसेकेराइड्स में जनरल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करो। पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूँगी, आपको समझा भी दूँगी, उतने पॉइंट्स आप सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स के करो, ठीक है। क्योंकि पॉलीसेकेराइड में ना ही आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने हैं, ना ही आपको दिखाना है कि कैसे बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है। तो एक जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे पॉलीसेकेराइड्स का। अब यहाँ पे हम पॉलीसेकेराइड्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलीसेकेराइड में आपको पता है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड के यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, इसलिए हमने पॉलीसेकेराइड उसको कहा है। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उनको नेचुरल पॉलीमर भी कहा जाता है। उसमें आता है आपका स्टार्च, उसके बाद ग्लाइकोजन जो है वो आता है, सेल्यूलोज जो है वो भी वहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें पॉलीसेकेराइड में, तो सबसे पहला पॉलीसेकेराइड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वहाँ पे स्टार्च। स्टार्च वाला जो पॉलीसेकेराइड है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, स्टार्च इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको पता है। यहाँ पे देखो, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है आपको। हम स्टार्च के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज का ये पॉलीमर है, ठीक है। अब देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च जब फॉर्म होता है ना बच्चों, तो उसमें एक स्ट्रेट चेन फॉर्म होती है जिसे अमाइलोज कहा जाता है, और वो स्ट्रेट चेन वहाँ पे ब्रांच हो जाती है, उसमें वहाँ पे अमाइलोपेक्टिन के यूनिट्स उनको कहा जाता है। सो एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि स्टार्च के फ्रैक्शंस 2 कौन से हैं, एक अमाइलोज है और दूसरा अमाइलोपेक्टिन है। अगर ये फ्रैक्शंस आ रहे हैं, मतलब ये फ्रैक्शन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, कि किस तरीके से है, वहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में यहाँ पे आपको स्ट्रेट चेन और स्ट्रेट चेन में ब्रांचिंग भी वहाँ पे मिलेगी। इस तरीके से ये पॉलीमर फॉर्म हो रहा है। तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन हम बोल सकते हैं कि स्टार्च के 2 फ्रैक्शंस है कि जिनकी वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड वो हमारे सामने आ रहा है एज अ पॉलीमर। अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज का वो वहाँ पे पॉलीमर हमारे सामने आ रहा है। अब हर एक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन जो होता है उसके बारे में डिस्कशन मतलब जो पॉइंट्स याद रखने हैं वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अमाइलोज जो पार्ट होता है वाटर सोल्यूबल होता है। इट इज़ प्रेजेंट 20% इन स्टार्च।
स्टार्च में वो कितने परसेंट होता है, 20% वहाँ पे रहता है। इट कंटेन्स 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। यहाँ पे अमाइलोज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नियर अबाउट कितने यूनिट्स होते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज के, 200 to 1000 यूनिट्स होते हैं। सो वो कैसे अटैच होते हैं, C1 to C4 लिंक जो है उस तरीके से अटैच होते हैं। वो आपको पता है कि ग्लूकोपायरेनोज यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज है, C1 C4 इस तरीके से वो स्ट्रेट चेन में वहाँ पे अटैच रहेंगे। यहाँ पे ये होगा लॉन्ग चेन अनब्रांच पॉलीमर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइलोज ये जो फ्रैक्शन है ये यहाँ पे लॉन्ग चेन अनब्रांच्ड पॉलीमर है, लॉन्ग चेन अनब्रांच्ड पॉलीमर। अब यहाँ पे 1,4 अल्फ़ा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपको मिलेगा। कोई अगर आपसे पूछे वहाँ पे कि स्टार्च का जो अमाइलोज वाला फ्रैक्शन है तो उसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड का जो लिंकेज है वो बताओ, सो इट इज़ C1 एंड C4, ठीक है, मतलब 1,4 अल्फ़ा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, 1,4 अल्फ़ा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ द स्टार्च, ठीक है, मतलब स्टार्च 2 फ्रैक्शन से वहाँ पे तैयार होता है। जैसे हम बोलते हैं ना वहाँ पे कि सपोज़ कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन कहा तो शुगर सॉल्यूशन किससे प्रिपेयर होता है, शुगर एंड वाटर से प्रिपेयर होता है। वैसे ही स्टार्च जो है वो 2 फ्रैक्शंस एक मतलब पूरे एक आने पर वहाँ पे स्टार्च प्रिपेयर होता है। फर्स्ट फ्रैक्शन है अमाइलोज। अब सेकेंड फ्रैक्शन की हम बात करेंगे, अमाइलोपेक्टिन की यहाँ पे बात होगी। लेट अस मूव टुवर्ड्स अमाइलोपेक्टिन। इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। अमाइलोज क्या था, वाटर सोल्यूबल। अमाइलोपेक्टिन क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर। इंपॉर्टेंट टू नोट द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। 80% इन स्टार्च, स्टार्च में वो कितना प्रेजेंट है, 80% प्रेजेंट है। ये 20% था, ये 80% है। ब्रांच चेन पॉलीमर, ये क्या था, ये यहाँ पे अनब्रांच था, बट ये जो है अमाइलोपेक्टिन तो ये क्या है, ब्रांच चेन पॉलीमर है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि C1 ऑफ 1 ग्लूको अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड C6 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज लिंक टू ईच अदर टू फॉर्म अ ब्रांचिंग, टू फॉर्म व्हाट, अ ब्रांचिंग। सो ये जो ब्रांचिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये C1C6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, C1C6 अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है। अमाइलोपेक्टिन की बात हो रही है। सो सी दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार्च। स्टार्च के बारे में हमने डिस्कशन किया है। पॉलीसैकेराइड्स का आपको पता है बच्चों, वो बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं वो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में वहाँ पे देखा हुआ है। क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हमने किया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जस्ट याद रखो, C6H10O5N, ठीक है, N टाइम्स। सो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सबसे पहला पॉलीसैकेराइड हमने जो लिया है इट इज़ स्टार्च। स्टार्च जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। उसके सोर्सेज पढ़ लेना एक बार टेक्स्ट बुक से कि कहाँ कहाँ से मिलता है। वैसे क्वेश्चन सोर्सेज पे आने के तो कोई चांसेस नहीं है, केमिस्ट्री का पेपर है तो, बट ठीक है, एक बार पढ़ने से कोई हमें हानि नहीं है। एक बार पढ़ लेना कि सोर्सेज ऑफ स्टार्च आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा कि स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड तो है ही, बट स्टार्च इज़ मेड अप ऑफ 2 फ्रैक्शंस, वन इज़ अमाइलोज एंड अनदर वन इज़ अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज 20%, अमाइलोपेक्टिन 80%। अमाइलोज C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, अमाइलोपेक्टिन C1C6 अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। अमाइलोज सोल्यूबल in water, amylopectin insoluble in water. Amylose straight chain polymer, you can say unbranched polymer, and this one is branched polymer. Amylopectin is branch polymer. So ये काफ़ी important है। and starch overall, starch की अगर हम बात करते हैं overall, और starch is a polymer of alpha D glucopyranose. alpha D glucopyranose का वो क्या है, वहाँ पे पॉलीमर हमें मिला है। दैट्स इट। ये जो पॉलीमर है इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि अमाइलोज के यूनिट्स है, यहाँ पे ये अमाइलोज के यूनिट 1,4 अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच है, तो इसका जो 6th कार्बन, इसका जो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते कि
फर्स्ट कार्बन है या सिक्स कार्बन है तो दूसरे के फर्स्ट कार्बन से वो अटैच होगा। यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी। सो ये स्ट्रेट चेन वाले जो है ना, ये स्ट्रेट चेन वाले जो होते हैं ये वो अमाइलोज के फ्रैक्शन है। ब्रांच बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, वो अमाइलोपेक्टिन के हैं। इसलिए 20% अमाइलोज प्रेजेंट होता है स्टार्च में एंड अमाइलोपेक्टिन कितना प्रेजेंट होता है, 80% प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना होगा, दो फ्रैक्शंस के बीच में जो डिफरेंस है वो भी याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू सो मच। आगे के लेक्चर में दो पॉलीसैकेराइड्स जो रहेंगे, एक सेल्यूलोज है और दूसरा ग्लाइकोजन है, उसके बारे में ऐसे ही मैं डिस्कस करूँगी। आपका टेक्स्ट बुक सामने होना चाहिए। मैंने ये कंसिडर कर लिया है कि मैंने आपको कहा है टेक्स्ट बुक सामने रखो, और यहाँ पे जैसे ही मैंने कहा कि अभी का जो स्टार्च है उसके बारे में, तो देखो आपके ऊपर 1,4 की लिंक यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अमाइलोज का फ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे 1,6 की लिंकेज दिखाई दे रही है, अमाइलोपेक्टिन होगा, और यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो पॉलीमर है। ऐसे n नंबर ऑफ यूनिट्स वहाँ पे अटैच होते रहेंगे, वेदर इट में बी स्ट्रेट चेन, वेदर इट में बी अ ब्रांच। क्लियर? सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एक बार ऑब्जर्व करो। स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के बाद अपने आप समझ में आ जाएंगे ये जो पॉइंट्स है। या आप ये भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक सामने रख के ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स को एक बार दोहराते जाओ, आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी है कि यहाँ पे पॉलीसैकेराइड का जो पार्ट है थोड़ा सा बाकी है, सेलोबायोज एंड सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन के बारे में, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स के बारे में। थैंक यू सो मच।